पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर हैं आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन, सीएम नैब सिंह सैनी ने जताया शोक, कहा ऐसी महान शख्सियत को हमेशा याद रखेगा देश। जींद में बारिश से खिले किसानों के चेहरे, किसान बोले बारिश वरदान से कम नहीं, बिना बारिश से फसलों को हो रहा था नुकसान। यमुनानगर में माइनिंग जोन पर पॉल्यूशन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बल्लेवाला और डोईवाला में स्थित 24 स्टोन क्रशर जल्द होने वाले हैं सील। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और ईडी जॉकी सिमरन ने की आत्महत्या, परिजन बोले सिमरन कुछ समय से परेशान चल रही थी, सिमरन के फ्लैट से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में, गैंगरेप मामले में 3 आरोपी काबू, गैंगरेप के 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। और अब खबरें विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात को निधन हो गया। वे 92 साल के थे। पूर्व पीएम लंबे समय से बीमार थे। घर से बेहोश होने के बाद उन्हें रात को दिल्ली एम्स लाया गया था। उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया था, जहां रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। तो ऐसे में हर तरफ शोक की लहर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने देश के महान राजनीतिज्ञ बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। सुने क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। जींद में सुबह 5 बजे से बारिश हुई। ऐसे में किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। किसानों ने कहा कि बारिश सोने से कम नहीं है, बारिश से किसानों की फसलें अच्छी होंगी। सर्दी के मौसम की ये पहली बारिश हुई है। बारिश के चलते आमजन को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन किसान जो है वो काफी खुश है। गांव के सरपंच राम कुमार ने ये कहा कि आज सुबह 5 बजे से ही बारिश जारी है। ये बारिश किसानों के लिए सोने से कम नहीं है, क्योंकि किसानों की फसलों को बिना बारिश से नुकसान हो रहा था। जैसे बारिश हो रही है, जमींदारों की फसलों को बहुत ही फायदा होगा। ये सर्दी की बारिश होती नहीं, जो चक्रवात द्वारा होती है, इसको बारिश होने में बहुत ही कई दिन लगते हैं, और चक्रवात द्वारा बारिश होती है, जमींदारों को बहुत ही फायदा होगा, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ेगा। और आमजन को, जो दिहाड़ी करने वाले मजदूर व कॉफी पिलाने वाले हैं, उनको बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि बारिश के अंदर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। गर्मी सर्दी का मौसम है। बारिश न होने से किसानों को खेतों में कीड़े, फसल के अंदर कीड़े लगे हुए थे, जिससे वो दवाई के छिड़काव के कारण भी नहीं खत्म होते। बारिश इस बीमारी को, इन कीटनाशकों को लपेट देगी। अच्छा, हाँ, इससे फायदा हुआ किसानों को। 5 बजे की सुबह की बारिश हुई है, ये एक किसानों के लिए सोना बरस रहा है, क्योंकि फसल को बड़ी उत्पत्ति होगी, बड़ा उत्थान होगा, इसमें बहुत बढ़िया फसल होगी। जमीन किसानों का बहुत ही फायदा होगा। हाँ, इसमें खाद दवाई भी बहुत कम डलेगी, और इस बार मौसम की बारिश से फसलें बहुत अच्छी होंगी। नारनौल में रात से लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। बारिश से ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। ये जो बारिश हुई है किसानों के लिए सोने से कम नहीं है। बारिश किसानों की सरसों और चने की फसल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। नारनौल में बीती रात से थम कर हो रही बरसात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर जल भराव की स्थिति है, लेकिन इस बरसात से ठंड और ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है।
वहीं साथ में अगर बात करें तो किसानों की, तो यहाँ पर जिस तरह से बरसात हुई है उस तरह से किसानों को फायदा ही होगा, क्योंकि सरसों की फसल के लिए और चने की जो फसल हमारी तरफ जैसे दक्षिण हरियाणा में बोई जाती है, या यूं कहें कि इसकी पैदावार की जाती है, उससे कहीं ना कहीं इस बरसात से फायदा ही होगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह की बरसात आगे भी जारी रहेगी या नहीं रहेगी। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया था कि 27 और 28 तारीख को हल्की बरसात के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है, जो कि दक्षिणी हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में साफ रूप से देखने को मिली है। यमुनानगर जिले में बेलगढ़ एरिया में स्थित बल्लेवाला और डोईवाला के 64 स्टोन क्रशर को जल्द सील किया जाएगा। जी हां, यमुनानगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसकी तैयारी कर ली है। विभाग की तरफ से सभी 64 स्टोन क्रशर संचालकों को 15 दिन के भीतर मानकों को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। अगर आदेश पूरे नहीं होते तो 64 स्टोन क्रशर को सील कर दिया जाएगा। ये जानकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वीरेंद्र पुनिया ने दी है। देखिए, हाई कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने स्टे कर रखी थी इनको। हमारी नोटिफिकेशन हुई थी 2016 में, साइटिंग क्राइटेरिया था जो क्रशर के लिए फिक्स किया गया था, तो उनको टाइम दिया गया था 3 साल का शिफ्ट करने के लिए। क्रशर्स नोटिफिकेशन के अगेंस्ट स्टे ले आए थे हाई कोर्ट से, बट हाई कोर्ट ने 29/11 को ये केस इनका डिसमिस कर दिया है। तो इस वजह से इनको हमने अभी 64 क्रशर्स को नोटिस दिए हैं। यही नोटिस दिया गया है कि भाई आप दूरी पूरी नहीं कर रहे हो, आपने पहले हमारे को अंडरटेकिंग सबमिट की थी कि आप यहाँ से शिफ्ट कर लोगे, बट इन्होंने अभी तक शिफ्ट नहीं की है। अगर ये शिफ्ट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इनको बंद किया जाएगा। हाँ, 15 दिन का नोटिस दिया इनको। गुरुग्राम में एक चौंकाने वाला मामला सामने है। जी हां, यहाँ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और रेडियो जॉकी सिमरन नाम की लड़की ने आत्महत्या कर ली है। दरअसल पुलिस को रात 10:30 पर पार्क अस्पताल से शव के संबंध में फोन आया था। पुलिस को सिमरन के फ्लैट से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला और न ही सिमरन के परिवार ने किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करवाई है। परिवार ने कहा कि सिमरन कुछ समय से परेशान चल रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया और इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल इस संबंध में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। फरीदाबाद के भूपानी थाना क्षेत्र में युवती का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस अब इन आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। एसीपी क्राइम अमन यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए कहा कि युवती अपने काम से ऑटो में सवार होकर अपने घर जा रही थी और जब वो ऑटो से उतरी तो वहीं पर मौजूद ट्रक चलाने वाले 3 लोगों ने उसको जबरन उठा लिया और ट्रक को सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर युवती के साथ 2 आरोपियों ने बलात्कार किया और तीसरे आरोपी ने उसकी निगरानी करते हुए वहां पर पहरेदारी की। 23 और 24 दिसंबर की रात को भूपानी थाना क्षेत्र के अंदर एक युवती जो अपने नौकरी करके वापस जब घर जा रही थी ऑटो में, तो रास्ते में जब वो उसका ऑटो रुका तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो ट्रक के अंदर सवार थे, वहीं शराब पी रहे थे। उन्होंने उस युवती का अपहरण किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 142 भूपानी थाने के अंदर 115, 140 और 70 VNS के तहत दर्ज की गई और उसके इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी क्राइम ब्रांच 30 को दी गई। क्राइम ब्रांच 30 के जो इंचार्ज है इंस्पेक्टर अनिल, उनकी टीम ने कड़ी मेहनत के बाद दोनों आरोपी जो थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, उन्हें गिरफ्तार करने का काम कल किया है। गिरफ्तारी के दौरान जो 2 युवक हैं, उनमें से एक युवक राकेश को टीम ने मौके से गिरफ्तार कर लिया था। दूसरा युवक जो मुकेश है, वो पुलिस की टीम को चकमा देकर के वहां से भागने लगा और जब क्राइम की टीम ने उसका पीछा किया तो आरोपी के द्वारा क्राइम ब्रांच की टीम के ऊपर फायर किया गया, जानलेवा हमला किया गया। पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके अंदर जो आरोपी है उसको राइट पांव के अंदर एक बुलेट से हिट हुआ, जो उसको घायल होने के बाद तुरंत मौके पे काबू किया गया और हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट कराया गया। रेवाड़ी के पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव को 25 दिसंबर को सुबह 1:42 पर फतेह कर तिरंगा लहराया था। नरेंद्र ने कहा कि इस समय पर्वत का तापमान लगभग -52 डिग्री चल रहा था। इस अभियान में बेस कैंप से 6 दिन का समय लगा। अभियान में पूरे विश्व से पर्वतारोही शामिल हुए थे। वो कोसली कस्बे के नेहरूगढ़ गाँव के रहने वाले हैं। इस अभियान में नरेंद्र भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इस अभियान को स्पार्क मिंडा ने स्पॉन्सर किया था। नमस्ते, मैं फिलहाल विंसन बेस कैंप अंटार्कटिका में हूँ और मैंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियाँ चढ़कर भारत के नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
मैं सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ने वाला भारत का सबसे युवा पर्वतारोही बन गया हूं। मैंने एवरेस्ट, किलिमंजारो, एल्ब्रूस, माउंट कोजियास्को, माउंट अकंकागुआ, माउंट डेनाली को इस विंसन अभियान से पहले फतेह किया था और अब मैंने अंतिम में विंसन अभियान को फतेह करके सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ने का प्रोजेक्ट पूरा किया है। फतेहाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने खेती बचाओ के द्वारा लघु सचिवालय के बाहर गेट पर धरना दिया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ का ये कहना है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल अमर अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसी के चलते पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर किसानों के द्वारा धरना देकर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया गया। भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के जिला प्रधान राजेंद्र सिंह ने कहा कि डल्लेवाल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और डॉक्टर भी इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। सुने क्या कुछ कहा। आज डल्लेवाल साहब को मरण वर्त को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, समझो 1 महीना गुजर गया। सरकार गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए पूरा एसकेएम गैर राजनीतिक ने एक प्रोग्राम दिया है। ये पूरे देश के अंदर आज सभी जिला हेडक्वार्टर के ऊपर जो यूनियन डल्लेवाल साहब को सपोर्ट कर रही है वो सारी धरना दे रही है। तो क्या मांग है जी आपकी? हमारी मांग है भी मांगे मनाई जाएं और डल्लेवाल साहब को मरण वर्त से उठाया जाए। जब तक मांगे नहीं, एमएसपी की गारंटी की मांग नहीं मानी जाएगी, तब तो डल्लेवाल साहब मरण वर्त पे बैठेंगे। हाँ, डल्लेवाल साहब को आज 30 दिन हो गया, लेकिन कल भी डल्लेवाल साहब का एक बयान था जो यही कहा था कि मैं जो किसान, जो वो हजारों किसान जो आत्महत्या कर जाते हैं, मेरी जिंदगी उनसे ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैंने उनको अंकुश लगाने के लिए मांगे सरकार के आगे उठाई है। सरकार मांगे माने या तो हम शहीदी देने के लिए तैयार हैं। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये जल्दी में नहीं आगे आ रही, लेकिन सरकार को आखिर में मानना ही पड़ेगा। हमारे कितने भी सिंहों की शहीदी हो जाए, क्योंकि इसकी लिस्ट लंबी है। यदि डल्लेवाल साहब की शहीदी हो जाती है तो उसके आगे की लिस्ट के अंदर भी नाम है। एक बार फिर से खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर एक्शन मोड में दिखाई दिए। हिसार के उकलाना में खाद्य आपूर्ति गोदाम में अचानक राजेश नागर पहुंचे। गोदाम में अनेकों खामियां पाई गई। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर के छापे से अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। इलाके के फूड इंस्पेक्टर पर एफआईआर के आदेश भी दिए गए। अनाज के गोदाम में गीले अनाज के कट्टे भी मिले। मंत्री के पास काफी लंबे समय से लोगों की शिकायतें पहुंच रही थी और इसके बाद मंत्री एक्शन मोड में दिखाई दिए। देखो, हमें कुछ डिपो होल्डर्स की शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर गेहूं के जो कट्टे हैं उनको गीला करके हमें दिया जाता है और उसमें जो वज़न उससे बढ़ जाता है और बाद में जो डिपो होल्डर्स के ऊपर ये उसका भार पड़ता है जब वज़न कट्टे का बढ़ जाता है। तो हमने खुद आज मुआयना यहाँ पर किया और हमें देखा खुद कि यहाँ पर कुछ कट्टों हमें गीले मिले और नीचे पानी भी भरा हुआ था और कट्टे में जो गेहूं था वो भी गीला था। तो उसके लिए आज हमने जो भी यहाँ इंस्पेक्टर है उसको के खिलाफ कार्रवाई की है और उसकी एफआईआर भी हमने करवाई। तो पिछले कुछ महीनों से भिवानी नगर परिषद के उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा था। वार्ड नंबर 6 से पार्षद रेणु बाला को सर्वसम्मति से नगर परिषद उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। तो नगर परिषद उपाध्यक्ष पद पर पहले सत्येंद्र जो मोर विराजमान थे, पार्षदों ने एकजुट होकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उन्हें हटा दिया गया था। इसके बाद से नगर परिषद उपाध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा था। वार्ड नंबर 6 से आज मुझे उप प्रधान के लिए सर्वसहमति से सभी पार्षदों की सहमति से उप प्रधान के लिए चुना गया है। उन सभी पार्षदों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कुछ हद तक पेयजल की समस्या है वो सुधार में हुई है, फिर भी अगर कोई परेशानी रहती है तो हम उसे तुरंत ही समाधान करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि काफ़ी समय से उप प्रधान पद जो है नगर परिषद भिवानी का वैकेंट था नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद में। उसके पश्चात पार्षदगणों ने और जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा डी साहब को एक एप्लीकेशन लगाई गई, एक ज्ञापन दिया गया जिसके माध्यम से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उप प्रधान पद का जो है पद के लिए जो प्रक्रिया है चुनाव की की जाए। उसके अनुरूप ही माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा मुझे इस प्रक्रिया के लिए आरओ अपॉइंट किया गया था, जिसके तत्वावधान में आज 26 दिसंबर 2024 को डीआरडी हॉल में मिनी सेक्रेटरीट में हमने ये चुनाव प्रक्रिया उप प्रधान पद के लिए संपन्न कराई। इस प्रक्रिया के दौरान हमारे टोटल इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट 31 हमारे पार्षदगण उपस्थित थे। एक जो महिला पार्षद है वो अनुपस्थित रही। सभी ने सर्वसम्मति से इस बैठक में श्रीमती रेणु जो वार्ड नंबर 6 से पार्षद हैं उनको उप प्रधान पद के लिए चुना है
तो इस प्रकार से जो हमारी जो चुनाव प्रक्रिया थी वो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।